नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स साथी की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सी किरण मंगे और आज हम लौट आए हैं नए टॉपिक्स के साथ जीएसटी में। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी और कंपोजिट लेवी अंडर जीएसटी। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कभी कभी आपने कहीं देखा होगा कि कोई सप्लाईज ऐसी होती है या कोई सप्लायर्स आपको ऐसे बिल इशू करते हैं जिस बिल में रिवर्स चार्ज में येस लिखा होता है और उस पर जीएसटी नहीं लगा होता। तो आपको डाउट आया होगा कि क्यों इस पर जीएसटी नहीं लगा है जबकि ये सप्लायर तो बहुत बड़ा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपने समझो कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ली, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाले ने आपको बिल इशू कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विस जीएसटी में एज ए सर्विसेज कवर्ड है, हमने सप्लाई के चैप्टर में देख लिया था। तो क्यों इस पे जीएसटी नहीं लग रहा है, भले ही उसका टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है, ब्रीच हो रहा है लिमिट के लिए, तो क्यों उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है। सेकेंडली, आपने को एडवोकेट की सर्विसेज ली, एडवोकेट ने आप पे बिल इशू किया, तो क्यों उस बिल में जीएसटी लग के नहीं आ रहा है, भले ही एडवोकेट की टर्नओवर के लिमिट जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लायबल है। तो गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज ऐसी नोटिफाई की है जिसमें रिसिपिएंट को टैक्स भरने की ज़रूरत है, ना कि सप्लायर को। तो रिवर्स चार्ज के बारे में आज हम पूरी तरह पढ़ेंगे, अंत तक बने रहिए पूरा जानने के लिए। कंपोजिट लेवी के बारे में भी आज हम पूरी तरह समझेंगे कि कंपोजिट लेवी क्या होता है। इन केस ऑफ कंपोजिट लेवी भी आपने नोटिस किया होगा कि कोई शॉप में आप गए रहोगे कुछ लेने के लिए, तो उनके डोर पे एक पोस्टर जैसा लगा हुआ रहेगा कि जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर इज दिस एंड दिस सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिट लेवी, ऐसे करके स्पेसिफिक लिखा गया रहेगा। और कभी कभी किसी ने आपको बिल भी इशू किया रहेगा, आपने देखा रहेगा कि दिस सप्लायर इज कवर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम, ऐसे करके बिल में लिखा रहेगा। तो ये क्या है, ये क्यों है, आज पूरे हम ये वीडियो में समझेंगे, तो बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। अब ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हमने इजीली समझा कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। नॉर्मल सप्लाईज में ऐसा होता है कि जो रिसीवर है, ठीक है, उसको सप्लायर सर्विस या गुड्स देता है, रिसीवर पेमेंट करता है जीएसटी के साथ सप्लायर को, और ये जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देता है, कौन, सप्लायर। बट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, सप्लायर ने रिसीवर को सर्विस दी विदाउट जीएसटी और रिसीवर है वो डिपॉजिट करता है जीएसटी गवर्नमेंट के पास। सो ये जीएसटी रिवर्स चार्ज में भरना हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म विच इज नॉर्मल, एंड इसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आइए पढ़ते हैं। CGST, SGST, IGST shall be paid by the recipient of goods or services or both on reverse charge basis in the following cases: supply of goods or services or both notified by government on recommendation of GST Council, supply of specified categories of goods and services or both by an unregistered supplier to the specified class of registered person। तो ये दो केसेस में रिवर्स चार्ज लगेगा। पहला, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई सर्विसेज या गुड्स नोटिफाई किए हैं वो गुड्स या सर्विसेज। सेकेंड, अनरजिस्टर्ड पर्सन ने स्पेसिफाइड का क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज या गुड्स दिए तब। तो ये गवर्नमेंट ने सेक्शन 9(3) और 9(4) में नोटिफाई कर रखा है, ये अभी तक नोटिफाई हुआ नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए 9(3) और 9(4) में कौन से गुड्स और सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज लगता है, चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे पूरी एक लिस्ट बना रखी है जो पूरी इंक्लूसिव लिस्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा कि 9(3) और 9(4) में कौन सी ऐसी सर्विसेज या गुड्स है। मतलब इन शॉर्ट आपने ये लिस्ट एक बार देख ली तो रिवर्स चार्ज इसमें कवर हो जाता है सारी सर्विसेज के लिए और गुड्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले कैश्यू नट्स, अगर परचेज ऑफ कैश्यू नट्स है बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम एन एग्रीकल्चरिस्ट, तो जो पर्सन वो कैश्यू नट्स को परचेज कर रहा है उससे जीएसटी भरना पड़ेगा। बीडी रैपर लीव्स, सेम बीडी रैपर लीव्स अगर आप परचेज करते हो तो रेसिपिएंट जो है एनी रजिस्टर्ड पर्सन, उसे जीएसटी रिवर्स चार्ज में भरना पड़ेगा। टोबैको लीव्स, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, लॉटरी टिकट्स में स्पेसिफिक बताया गया कि अगर सप्लायर स्टेट गवर्नमेंट है और रेसिपिएंट सेलिंग एजेंट है तो सेलिंग एजेंट को वो लॉटरी टिकट्स पे जीएसटी आरसीएम में भरना पड़ेगा। परचेज ऑफ यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड एंड कन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड, वेस्ट एंड स्क्रैप,
यूज्ड व्हीकल्स है कुछ जो जिसका सप्लायर है सेंट्रल गवर्नमेंट CGST SGST मतलब अपने गवर्नमेंट अथॉरिटी, और एनी रजिस्टर्ड पर्सन उसका रिसिपिएंट है तो रजिस्टर्ड पर्सन को RCM में GST भरना पड़ेगा। परचेज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स जिसमें सर्विसेज बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देती है आपको, किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन को इस पर GST भरना पड़ेगा। परचेज ऑफ सीमेंट ये विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2019 आया है। अगर आप बिल्डर हो और आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से सीमेंट परचेज की तो उस सीमेंट पे आपको जो सीमेंट का रेट होता है 28%, उस पर RCM में पैसे भरने पड़ेंगे। ये सबसे कॉमन है और ये सब जगह चलता है। सर्विसेज बाय गुड्स ट्रैवल एजेंसी, हमने अभी तक इसकी काफ़ी एग्जांपल्स भी देख लिए कि GTA वाला बंदा गुड्स ट्रैवल एजेंसी होता है, जिसमें GTA वाला बंदा सप्लाई करता है सर्विसेज स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सनस को। नोट कीजिए, GTA वाला बंदा अगर स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सनस को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो ही GST RCM में वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सनस भरेंगे। तब स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सनस कौन है इसमें जो बताया गया है? एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड इन फैक्ट्री एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड इन सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर रिस्पेक्टिव एक्ट्स, रजिस्टर्ड पर्सन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, पार्टनरशिप फर्म्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स हम देख चुके हैं विच आर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब ट्रांसपोर्ट वाला बंदा ये स्पेसिफिक पर्सन्स को सर्विसेज देता है तो ये स्पेसिफिक पर्सन्स को ही GST RCM में भरना है। एक चीज़ नोट कीजिए कि ट्रांसपोर्ट वाले बंदे पे RCM कंपलसरी नहीं है, RCM है, बट ट्रांसपोर्ट वाला बंदा चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में 12% टैक्स भर सकता है। मतलब अगर आपको ऐसे ट्रांसपोर्टर के पास गए जो फॉरवर्ड चार्ज में GST भरता है तो वो आप पे 12% GST लगा के ही बिल इशू करेगा, और वो केस में आपको GST भरने की ज़रूरत नहीं है और आप उस बिल की क्रेडिट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीगल सर्विस of the advocate, an individual advocate including a senior advocate or a firm of advocate to any business entity located in taxable territory। टैक्सेबल टेरिटरी में जो बिजनेस एंटिटी है उसने एडवोकेट की सर्विस ली, एडवोकेट ने बिल रेज किया, तो जो बिजनेस एंटिटी है जिसने एडवोकेट की सर्विस ली उसे RCM में GST भरना पड़ेगा। सर्विसेज ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी, सेम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी तो बिजनेस एंटिटी को RCM में पैसे भरने पड़ेंगे। स्पॉन्सरशिप services provided by any person to any body corporate or partnership firm located in taxable territory, then that body corporate and partnership firm are liable to pay RCM। Director services except remuneration, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे एक क्लैरिफिकेशन भी आया है अभी रिसेंटली, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू अ कंपनी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। इसमें ना लोगों को बहुत डाउट था पहले, क्योंकि डायरेक्टर्स में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, फिर फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं जो हमेशा कंपनी के साथ होते हैं, तो मतलब सब पे RCM भरना ज़रूरी है कि कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो उस पर RCM भरना ज़रूरी है। तो इस पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन ये दिया है कि अगर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट सेंस में आपको वो सर्विस देता है, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फुल टाइम नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और आप उसका TDS 194J विच इज़ प्रोफेशनल सर्विसेज में उसका TDS आप काटते हो तो वो RCM के लिए लायबल हो जाएगा कंपनी को, ठीक है। बट अगर वो डायरेक्टर फुल टाइम डायरेक्टर है, मतलब इट इज़ एज गुड एज वो रेम्यूनरेशन ले रहा है कंपनी के पास से फॉर बीइंग अ फुल टाइम डायरेक्टर, और आप उसका TDS सेक्शन 192 विच इज़ सैलरी के सेक्शन में काटते हो तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला हो गया। हमने ऊपर पढ़ा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाली सर्विसेज को निकाला गया है GST में से, स्पेसिफिकली नेगेटिव इसमें, तो उस पर GST नहीं लगेगा तो RCM भी नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज ऑफ एन इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट ने सर्विसेज दी टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, तो जो इंश्योरेंस बिजनेस कैरी करने वाली जो कंपनी है उसको GST भरना पड़ेगा RCM में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझो LIC का कोई एजेंट है, उसने LIC को सर्विसेज दी पॉलिसीज बेच के, तो LIC को उस एजेंट की सर्विसेज पे GST भरना पड़ेगा। सर्विसेज ऑफ रिकवरी एजेंट, ठीक है, तो रिकवरी एजेंट ने बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज दी तो बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस पर GST भरेंगे। सर्विसेज ऑफ ओवरसीज कमिटी,
ठीक है। ओवरसीज कमिटी ने सर्विस दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी आरसीएम बनना पड़ेगा। अगर कोई ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट किसी पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी को जो टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई कर रहा है सर्विसेज अपनी, तो वो भी रिवर्स चार्ज में ये पब्लिशर और म्यूजिक कंपनी भरेंगे। बट ऑथर्स के पास एक ऑप्शन है, ऑथर्स कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे जीएसटी ऑन द सर्विसेज रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरली वर्क्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज फ्रॉम 1/10/2019। मतलब फॉरवर्ड चार्ज में भी भरना हो ऑथर्स के पास ऑप्शन है। ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स फ्लोर स्पेस इंडेक्स बाय एनी पर्सन टू अ प्रमोटर, रिवर्स चार्ज में भरना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म लीज ली किसी पर्सन ने प्रमोटर के पास से, तो प्रमोटर को दी, तो रेसिपिएंट प्रमोटर है, तो प्रमोटर को इस पर आरसीएम भरना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डीएसए एजेंट्स जो बैंक को लोन्स दिलवाते हैं, तो डीएसए एजेंट्स ने कोई बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दी, तो बैंकिंग कंपनी को आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ेगा। सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग कंपनी को भरना पड़ेगा। बिजनेस करस्पॉन्डेंट का जो एजेंट है जिसने बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दी, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को भरना पड़ेगा। सिक्योरिटी सर्विस, ये भी पीछे से इंक्लूड हुआ है। सिक्योरिटी सर्विस बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कोऑपरेट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब कंपनी को छोड़ के किसी और ने सिक्योरिटी सर्विस दी, जैसे कि गार्ड्स की सर्विस होती है बिल्डिंग में जो होती है, तो उसमें आरसीएम लगेगा सामने रजिस्टर्ड पर्सन को। बट कंडीशन है कि बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के सप्लायर होना चाहिए। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी है सप्लायर, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में ही भरेंगे और हम क्रेडिट ले सकते हैं उसके। सर्विसेज ऑफ हायरिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डेजिग्नेटेड टू कैरी पैसेंजर्स वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन पेड बाय सर्विस रेसिपिएंट। ठीक है, अब आपने कोई मोटर व्हीकल को हायर किया जिसमें वन टाइम चार्ज आपने दे दिया, पूरा फ्यूल को इंक्लूड करके एक चार्ज दे दिया, तो उसमें आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देख लेते हैं सप्लायर और रेसिपिएंट कौन होंगे इसमें। सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कोऑपरेट हु सप्लाइज द सर्विस टू अ बॉडी कोऑपरेट एंड डज नॉट इशू एन इनवॉइस चार्जिंग CGST @ 6% टू द सर्विस रेसिपिएंट। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट बॉडी कॉरपोरेट को छोड़ के कोई और सप्लायर रहा जिसने फॉरवर्ड चार्ज में बिल रेज नहीं किया और ये सर्विसेज उसने दी एक कंपनी को, तो आरसीएम ट्रिगर हो जाएगा। सर्विसेज ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम ऑफ सेबी एस अमेंडेड, तो लेंडर ने कोई सर्विसेज दी बोरोवर को अपनी सिक्योरिटीज को लेंड करके, तो जो बोरोवर है वो आरसीएम में कवर्ड होगा, तो उसे टैक्स भरना पड़ेगा। अब देखिए गवर्नमेंट की ये सर्विसेज आ गई। जो गवर्नमेंट एनी बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विसेज देती है, कोई भी गवर्नमेंट हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस देती है, तो बिजनेस एंटिटी उसमें आरसीएम में भरेगा, गवर्नमेंट नहीं भरेगा। बट स्पेसिफिक सर्विसेज है जिसको एक्सक्लूड किया गया है, जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी तो उसमें आरसीएम नहीं लगेगा। वो है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर डिपार्टमेंटल पोस्ट की सर्विस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हमें, वो सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंस ऑफ पोर्ट और एन एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, मतलब ये वाली सर्विसेज को छोड़ के बाकी गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस दी तो बिजनेस एंटिटी को जीएसटी भरना पड़ेगा, ना कि गवर्नमेंट को। सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन्स रजिस्टर्ड अंडर एक्ट, गवर्नमेंट ने रेंटिंग की सर्विस दी, सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो सामने वाला पर्सन आरसीएम पे भरेगा। Any service supplied by a person who is located in non-taxable territory to a person other than non-taxable online recipient, किसी आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन ने कोई सर्विस दी, किस पर्सन को दी वो जानना ज़रूरी है। ऐसा पर्सन जो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट ना हो, ठीक है, तो उसमें आरसीएम ट्रिगर हो जाएगा। Services supplied by a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by vessel from place outside India up to the custom station of clearance in India। बहुत सिंपल है, हमने इंपोर्ट किए कोई गुड्स
तो जो शिपिंग सर्विस वाला है उसने हमको शिपिंग सर्विस दी, शिपिंग सर्विस वाला रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है, मतलब शिपिंग सर्विस वाला बाहर की कंट्री का है, उसने हमको सर्विस दी, हम इम्पोर्टर है, तो एज ए इम्पोर्टर हम वो शिपिंग सर्विस के बिल पे, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बिल पे हमको आरसीएम भरना पड़ेगा। ये जीटीए सर्विस का हमने जो डिस्कस किया उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है थोड़ा इजीली समझने के लिए। वेयर पर्सन लायबल टू पे जीएसटी अंडर जीटीए सर्विस, अगर 5% जीएसटी है मतलब आरसीएम कवर्ड है और रिसिपिएंट स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स में से है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इज सच रेसिपिएंट। रिसिपिएंट्स कौन कौन होते हैं हमने देखे हैं। अगर 12% पे फॉरवर्ड चार्ज पे जीटीए वाला बंदा जीएसटी भर रहा है तो पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इज जीटीए। अगर अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है सामने वाला रेसिपिएंट तो वो एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी हो जाता है इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। अब ये हुआ हमारा 9(3) ऑफ CGST एक्ट, ठीक है। हमने ये पूरी जो लिस्ट देखी वो 9(3) में गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किए थे गुड्स और सर्विसेज बोथ जिस पे जीएसटी लगता है वो है ये 9(3). 9(4) हम नीचे पढ़ेंगे अभी। तो 9(3) की लिस्ट चाहिए तो आप एक बार पॉज करके प्रॉपरली रीड करके देख सकते हो कि क्या क्या स्पेसिफिकली कवर्ड है या क्या क्या नहीं है। अब 9(4) में क्या है, गवर्नमेंट ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं, इज एनी पर्सन हु ओन्स ऑपरेट्स मैनेजेस एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। मतलब हम जैसे कि देख लिए ओला उबर है, ठीक है, फिर ओयो है हमारा, तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। ये क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म देते हैं हमको कोई गुड्स या सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे स्पेसिफिकली 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स जो होंगे उनको आरसीएम में जीएसटी लगेगा। तो वो कौन कौन है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कोई अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विस दे रहा है थ्रू ऑनलाइन पोर्टल तो वो आरसीएम भरने के लिए लायबल होगा। सेकंड है अकोमोडेशन इन होटल्स की कोई सर्विस दे रहा है तो वो आरसीएम के लिए लायबल होगा। बट इन केस सप्लायर जो कि हुआ होटल ओनर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो इन दैट केस वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को आरसीएम भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो होटल ओनर खुद ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे जीएसटी भर सकता है। थर्ड सर्विसेज कवर्ड है हाउस कीपिंग की सर्विसेज जैसे कि प्लम्बिंग कारपेंटरिंग वाली जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है वो आरसीएम पे इस पे जीएसटी भरेगा। बट सिमिलर बी में जैसे है वैसे सी में भी कवर्ड होगा कि अगर सप्लायर ऑफ सर्विस अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो भरेगा। इसमें बेसिकली ओला उबेर कवर हो गए, यहाँ ओयो कवर हो गए और यहाँ पे कोई हाउस कीपिंग ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म होगा वो कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का ये एंड होता है यहाँ पे। आशा करते हैं आपको रिवर्स चार्ज में सब समझ आ गया रहेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं कंपोजिट लेवी की तरफ कि कंपोजिट लेवी क्या होता है। सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट रीड ले लेते हैं फिर हम समझ लेंगे इजी तरह से कि क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एक बेस बता देना चाहता हूँ कि कंपोजिट लेवी क्या होता है। बिजनेसमैन्स ने बोला कि गवर्नमेंट हम बहुत छोटे बिजनेसमैन हैं, हम बहुत ही छोटा बिजनेस करते हैं, हमारा टर्नओवर भी काफ़ी नहीं है तो जीएसटी में इतना कंप्लायंस हम नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने इसे सुनकर कंपोजिट लेवी की स्कीम निकाली कि कंपोजिट सप्लायर्स जो होंगे वो ऐसे पर्सन्स होंगे जिन्हें जीएसटी में कंप्लायंस कम करना पड़ेगा। मतलब उनको साल में 1 रिटर्न भरना है और टैक्स पेमेंट 4 बार करने हैं क्वार्टरली बेसिस पे और सिर्फ आउटवर्ड पे उनका जो नेट आउटवर्ड टर्नओवर होगा वो पीरियड का उस पर उनको एक कम रेट में टैक्स भर देना है, वो आईटीसी वगैरह नहीं ले सकते। मतलब इन शॉर्ट जो जीएसटी में कंप्लायंस करना पड़ता है मंथली बेसिस पे, इस कंप्लायंस से वो लोग दूर निकल सकते हैं मतलब, और उनको टैक्सेस भी कम रेट पे भरने पड़ेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कंपोजिट स्कीम नोटिफाई की ऐसे सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए कि भाई चलो तुम छोटे हो तो तुम्हें एक स्कीम दे देते हैं कि तुम इजीली कंप्लायंस कर सको जीएसटी रेजिम में, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं स्कीम क्या कहना चाहती है। Notwithstanding anything contained in the Act, subject to provisions of 9(3) and 9(4), a registered person whose aggregate turnover in preceding financial year did not exceed 50 lakh rupees। अब ये एक्ट की लिमिट थी, इसके बाद सीबीआईसी ने लिमिट नोटिफाई कर दी है तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमाचल प्रदेश के लिए 75 लाख हो गई है और अदर स्टेट्स के लिए 1.5 करोड़ हो गई है। may opt to pay in lieu of the tax payable under him under
9(1) an amount of tax calculated at a such rate as may be prescribed but not exceeding 1% of turnover in state or turnover in union territory in case of a manufacturer, जो अभी रेट हो गया 0.5%, 2.5% of turnover in state or turnover in union territory in case of person engaged in making supplies referred to in clause B paragraph 6 of schedule 2, मतलब रेस्टोरेंट वाली सर्विस, and 0.5% of turnover in state or union territory in case of other suppliers subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. इसमें बहुत इजीली लिखा गया है कि अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 75 लाख या 1.5 करोड़ रिस्पेक्टिवली इससे कम है तो आप इस साल में कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आपको टैक्स टर्नओवर इन स्टेट, हमने समझा कि टर्नओवर इन स्टेट में क्या आता है, आपको तो जीएसटी भरना है 0.5% पे अगर आप मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स हो तो, और अगर रेस्टोरेंट वाली सर्विसेज देते हो तो 2.5% पे। नोट कीजिए ये 0.5 और 2.5% CGST एक्ट का है। सब एक्ट में रेट्स और वो सब सेम होते हैं, मतलब अगर हम C और S को मिला के देखें तो ये हो गया 1% रेट हमें भरना है और इन केस ऑफ रेस्टोरेंट 5% हमें टैक्स भरना है। ठीक है, इसमें लिखा गया कि गवर्नमेंट आगे चल के नोटिफाई कर सकती है कि रेट बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। इसमें स्पेसिफिकली सबसेक्शन 2 में ऐसा लिखा गया है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर स्कीम इफ, स्कीम में आप ऐसे ही ऑप्ट नहीं कर सकते, कुछ कंडीशंस हैं स्कीम की जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो कंडीशंस को आप फुलफिल करते हो तो ही आप ये स्कीम में जा सकते हो। आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं देने होने चाहिए। ठीक है, जिस चीज़ पे टैक्स नहीं लग रहा है वो चीज़ आप सप्लाई नहीं करने होने चाहिए। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई आपकी नहीं होनी चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से सप्लाई नहीं देने होने चाहिए। और कुछ ऐसे नोटिफाइड गुड्स है उसके आप सप्लायर नहीं होने चाहिए। तो ये कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो आप कंपोजिट लेवी के लिए एलिजिबल हो। और जैसे कि आपका टर्नओवर का लिमिट ब्रीच हो जाता है वो 4 फाइनेंशियल ईयर से आप कंपोजिट लेवी से निकल जाओगे ऑटोमेटिकली। अच्छा, अभी आप कंपोजिट लेवी में कवर्ड हो तो आपको आउटवर्ड पे कम रेट ऑफ टैक्स भरना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेसिपिएंट के पास से टैक्स चार्ज करोगे। यू कांट चार्ज एनी टैक्स फ्रॉम रेसिपिएंट और आपको वो आपकी जेब से टैक्स भरना पड़ेगा, ना ही परचेज की कोई आईटीसी क्रेडिट आप क्लेम कर पाओगे। हमने जो पढ़ा वो बहुत ही सिंपली यहाँ समझाया गया है। मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स ऑफ गुड्स को 0.5 में जीएसटी भरना है, विच इज़ टोटल 1% आउटवर्ड पे भरना है। रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग एल्कोहल को 2.5 मतलब 5% पे जीएसटी भरना है, जिसमें वो आईटीसी नहीं ले सकते हैं। अब ये है ना नया चीज़ आया, आपने ऊपर देखा रहेगा कि सप्लायर ऑफ सर्विसेज, ओके, एक्सक्लूडिंग रेस्टोरेंट वाले अलग से हैं, सप्लायर ऑफ सर्विसेज वाले कंपोजिट लेवी में नहीं जा सकते हैं। तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज वालों ने गवर्नमेंट को बोला कि हम क्यों कंपोजिट लेवी में नहीं जा सकते, हमारा बिजनेस भी छोटा है, हमें भी कंपोजिट लेवी में जाना है। तो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम नोटिफाई की थी जो स्पेसिफिकली सप्लायर ऑफ सर्विसेज वाले हैं अलॉन्ग विद गुड्स करते हैं। तो कुछ कंडीशंस फुलफिल होने पे, कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट फुलफिल होने पे वो 3% और 3% पे जीएसटी भर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, विच इज़ 6%। हम ये नीचे ये वाली स्कीम देखेंगे, अभी हमने फर्स्ट और सेकंड वाला ही देखा है ऊपर। ठीक है, टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी हम समझ चुके हैं कि जो स्पेसिफिक स्टेट में हम जो टर्नओवर करते हैं उस पर हमको आउटवर्ड में वो कंपोजिट लेवी का रेट भर देना है। ये वापस एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको इजीली समझने में हेल्प करेगा। हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिट लेवी, सप्लायर ऑफ सर्विसेज नहीं जा सकते कंपोजिट लेवी में 10(1) वाली, बट गवर्नमेंट ने आगे चल के नोटिफाई की है सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए, वो हम देख लेंगे। जिस गुड्स पर टैक्स नहीं लग रहे वो नहीं जा सकते, जो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं वो नहीं जा सकते, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं बिजनेस तो वो नहीं जा सकते। अब स्पेसिफाइड गुड्स हमने देखा था, नोटिफाइड गुड्स वाले मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स नहीं जा सकते, जो कि हम मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको। Please note that there is no restriction on composite supplier to receive interstate inward supplies of goods
एज ऑल्सो टू मेक इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाईज ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब कंपोजिट लेवी में आउटवर्ड इंटरस्टेट सप्लाई वाला नहीं जा सकता, बट इनवर्ड तो वो रिसीव कर ही सकता है। अब इसमें ये वाले पार्ट में ऐसा लिखा गया है कि सिंस सप्लायर ऑफ सर्विसेज है वो कंपोजिट लेवी में नहीं जा सकते, बट गवर्नमेंट ने एक छूट दी कि ठीक है तुम ऊपर वाले कंपोजिट लेवी स्कीम में जा रहे हो, और अगर तुम्हारा जो सप्लाई ऑफ सर्विस है वो एकदम माइनर पोर्शन है तुम्हारे बिजनेस का। माइनर पोर्शन कितना है वो हम देख लेते हैं। अगर वो माइनर पोर्शन है तो तुम ये स्कीम में जा सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा है कि अगर वो सप्लाई ऑफ सर्विस तुम्हारी 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट है इन अ प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हाइयर, इतना है तब तक चलेगा, तुम ऊपर वाली 1% और 5% वाली स्कीम में जा सकते हो। बट अगर आप बोल रहे हो कि सर इतना भी नहीं, हमारा 10% से ज़्यादा है, 5 लाख विच एवर इज हायर, इससे ज़्यादा हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो फिर हमारे लिए क्या? तो तुम्हारे लिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम नोटिफाई की है जो हम पढ़ेंगे। कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस फॉर कंपोजिट लेवी, मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन से NRTP नहीं जा सकता। अगर 9(3) और 9(4) हमने ऊपर देखा रिवर्स चार्ज वाली सर्विसेज है तो उस पर RCM में आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा वही रेट पे। मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स है तो नोटिफाइड गुड्स हमने देख लिया, ये नोटिफाइड गुड्स है तो वो हम नहीं जा सकते उसमें कंपोजिट लेवी में। Shall mention the words composite taxable person not eligible to collect tax on supplies at the top of bill of supply issued to them। ठीक है, अब बिल ऑफ सप्लाई इसमें टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते सर आप, कि कंपोजिट लेवी में हो तो आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। अब बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे सामने रेसिपिएंट को, उसमें आपको स्पेसिफिकली लिखना है कि मैं कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन हूँ और मैं GST चार्ज नहीं कर सकता हूँ। Shall mention the words composite taxable person at prominent place at his place of business। अभी आपको पता है कोई कंपोजिट टैक्स पेयर है बट उसने अपने बिजनेस प्लेस पे ऐसा स्पेसिफिक लिख के नहीं रखा है कि मैं कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन हूँ, तो वो एक ऑफेंस अंडर GST एक्ट। तो आप प्लीज़ नोट कीजिएगा, ऐसे कोई कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन होंगे उनके बिजनेस प्लेस पे ये नोटिंग होना चाहिए। अदर पॉइंट्स, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, टैक्स रेसिपिएंट के पास से कलेक्ट नहीं करना है, इनपुट टैक्स हम नहीं ले सकते। कंपोजिट स्कीम पैन वाइज जितने आपके स्टेट्स में जितने नंबर्स हैं सबके लिए एक साथ जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप महाराष्ट्र के लिए कंपोजिट स्कीम में गए और गुजरात के लिए नहीं गए, पैन बेस्ड होता है, सबको जाना पड़ेगा। पेनल्टी लगेगी इन केस ऑफ आपने को इरेगुलरिटी की तो। अब ये जो ऑप्शन है मैं बात कर रहा था सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने दिया है कि ठीक है तुम सप्लायर ऑफ मेजर, तुम्हारा मेजर सप्लाई ऑफ सर्विस ही है तो तुम्हारे लिए एक नई कंपोजिट स्कीम हमने इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। एन ऑप्शन फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर विद द एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 50 लाख इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिट स्कीम, जो हमने अबाव पढ़ी ना, अबाव वाली कंपोजिट स्कीम, उसके लिए कोई सप्लायर ऑफ सर्विस एलिजिबल नहीं है तो उसके लिए ये स्कीम है। प्रीवियस ईयर में आपका 50 लाख से कम का टर्नओवर होना चाहिए, तो आप 3% CGST और 3% SGST भर के गवर्नमेंट को टैक्स डिसबर्स कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी इनएलिजिबल सप्लायर्स होंगे और कंपोजिट स्कीम जैसे ही सब कंडीशंस हैं, तो भी एक बार आप चाहिए तो हम पढ़ लेते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ये स्कीम में नहीं जा सकते, जिस पर टैक्स नहीं लगता है वो बंदे स्कीम में नहीं जा सकते। सप्लायर ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज नीदर ऑफ गुड्स नॉर ऑफ सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू नहीं जा सकते। आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको वाले सप्लायर्स नहीं जा सकते। अदर पॉइंट्स, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना चाहिए, टैक्स शुड नॉट बी कलेक्टेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड नॉट बी अवेल्ड, पैन बेसिस पे जाना है, RCM पे तो टैक्स भरना ही है आपको। और ये इसमें एक अलग चीज़ है, सिंस ये सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, तो इसमें से ये स्पेसिफिकली बताया गया है इन कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर दिस स्कीम इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, अगर कोई सप्लायर ऑफ सर्विसेज है जिसने अपने पैसे लोन पे दिए हैं, मतलब एज ए लोन दिए जिस पे उसको इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी मिलता है, तो वो इंटरेस्ट को आप टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये 50 लाख के लिमिट के लिए अबाउ। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ गया होगा। आज के टॉपिक में हमने रिवर्स चार्ज समझा, 9(3) में कौन से सर्विसेज और गुड्स नोटिफाइड है, 9(4) में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स नोटिफाइड है जिनको RCM पे टैक्स भरना है,
फिर कंपोजिट लेवी में भी हमने 2 स्कीम पढ़ी, स्पेसिफिकली एक गुड्स वालों के लिए और रेस्टोरेंट वालों के लिए, जिसमें एक पार्ट तक आप सर्विस दे सकते हो, और सेकंड स्पेसिफिक जो सर्विस ऑपरेटर्स है, जो जिनका सर्विस पोर्शन है वो ज़्यादा है, उनके लिए एक स्कीम पड़ी। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। आगे की वीडियोस में टॉपिक्स जो कवर होने वाले हैं वो है प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, स्टे सेफ। लाइक किया तो कमेंट भी कर दो, और चाहे तो शेयर भी कर दो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अरे ताज़ी अपडेट चाहिए कि नहीं, तो घंटा बजाइए, यानी बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।